Okay, good morning and welcome back. So we are almost reaching the end of our topic, and soon we will be moving on to thermodynamics, which is probably the one which is more important from your exam point of view. Okay. By the way, I will just once more emphasize is that जो अभी coming exams है, मतलब समझो कि ये जो मैंने shear force दिया है यहाँ पे, ये इस मटेरियल ने इसको withstand किया है. लेकिन लिक्विड में क्या होगा, तुम शेयर फोर्स देते जाओगे और वो लेयर आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा. दैट इज द पॉइंट. तो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड्स जो है शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते. ठीक है, ये ठीक. चलो, एनीवे लेट्स मूव ऑन. अर्नव हैज आस्क्ड कि एग्जाम देना जरूरी है. एग्जाम तो बेटा देना पड़ेगा. विस्कस फोर्स मतलब शेयर फोर्स मान सकते हैं विस्कस फोर्स को. अब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जो बोलते हैं ना कि लिक्विड्स कैन नॉट विथस्टैंड द शेयर फोर्स या लिक्विड डज नॉट एक्सपीरियंस शेयर फोर्स, दैट इज फॉर एन आइडियल लिक्विड. ठीक है ना. तो आइडियल लिक्विड की बात चल रही है. और जबकि यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, हम विस्कस लिक्विड की बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल लिक्विड. तो वी आर एक्चुअली लिविंग इन टू रीजन्स ऑफ द बाउंड्री. अगर आइडियल लिक्विड देखोगे, नो शेयर फोर्स जनरेटेड, विथस्टैंड तो दूर की बात. अगर नॉन आइडियल देखते हो तो शेयर फोर्स, अब लेयर के बीच में फोर्स तो शेयर फोर्स ही होता है. तो इन दैट रिस्पेक्ट यस, इट इज जनरेटिंग शेयर फोर्स, बट विल इट बी एबल टू विथस्टैंड द शेयर फोर्स? नो. वो लिक्विड का लेयर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा. दैट इज द पॉइंट. ठीक है सर, ठीक है. इसको जैसे भी कर लो. अर्नव दास की, अच्छा डिलीटेड सिलेबस आएंगे, सोम ने पूछा है. डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा, स्कूल वाले पेपर में नहीं आएगा. अच्छा, गर्भ ने पूछा है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है कि शायद 14 क्वेश्चन 1 मार्क के, 7 या 8 क्वेश्चन 2 मार्क के, 5 क्वेश्चन 3 मार्क के, 2 क्वेश्चन 4 मार्क के और 3 क्वेश्चन 5 मार्क के. तो हो सकता है तुमको याद नहीं हुआ होगा, बट इससे मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ इज दैट इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए ये मत बोलो कि आप दोबारा बताओ, जरूरत ही नहीं है. अरे तैयारी करो, मार्क्स से तुमको क्या फर्क पड़ता है कि 1 मार्क का ज्यादा क्वेश्चन है, 2 मार्क का ज्यादा क्वेश्चन है, उससे क्या फर्क पड़ता है. सर चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में था. चैप्टर वाइज देखो, वेटेज विल बी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी वेटेज. जो एनसीईआरटी के वेटेज दिया हुआ है, देखना मार्क्स के वेटेज दिया हुआ है उसी प्रोपोर्शन में. ठीक है ना. तो दैट वे यू कैन वर्क इट आउट. लास्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं. इज दैट केवीपी और एनटीएससी की तैयारी चल रहा है तो उसमें टाइम निकालना ही मुश्किल हो रहा है. सी दिस इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज से इज दैट कि ये प्रॉब्लम तुमको पूरा जिंदगी आखिरी पल तक रहेगा, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट. तो यू कांट से कि क्योंकि मुझे वो देना है तो इसलिए ये नहीं देना है. ये थोड़ा सा अपना लाइफ में सीखो हाउ टू मैनेज दी थिंग्स. ठीक है ना. तो देयरफॉर ऐसे मत बोलो कि क्योंकि वो एग्जाम है तो इसलिए ये एग्जाम मैनेज नहीं होगा. ऐसे नहीं है. बिकॉज इन एनी केस मैंने पहले ही बोला इज दैट इस एग्जाम के लिए तुमको कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है. एक दिन का सिर्फ तैयारी का टाइम चाहिए. आधे दिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और आधे दिन जस्ट फ्लिप करो पेजेस सो दैट डेरिवेशन वगैरह ये सब चीजें सीख लो. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. चलो, एनीवे वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड द चिट चैट मोड. अभी जो मैं कह रहा था इज दैट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट टिल नाउ अबाउट कंडक्शन. ठीक है ना. तो कंडक्शन के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया. कन्वेक्शन का मैथमेटिक्स तो देखो हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, पर कन्वेक्शन के ऊपर एक तो एग्जांपल्स हम ले लेंगे. दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. जैसे एक तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, उसी के मैं फिजिक्स बता रहा हूं. शायद उस समय भी पढ़े होंगे या डिस्कस किए होंगे. जस्ट टू एम्फसाइज द फैक्ट. फर्स्ट इज अबाउट सी ब्रीज. ये डे टाइम में होता है. ये सी हो गया सपोज, ये समुद्र है या बड़ा लेक, बड़ा रिवर भी हो सकता है, और ये लैंड मास होता है. अब देखो दिन में क्या होता है, लैंड यानी सॉलिड गेट्स हीटेड अप वेरी क्विकली. सो देयरफॉर the gases or the air around it is hotter and becomes lighter and it goes up. और समुद्र में क्या होता है, पानी इतना जल्दी से गर्म नहीं हो पाता, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी रिलेटिवली ठंडा रहता है. ठंडे का मतलब होता है ज्यादा डेंस होना. तो ज्यादा डेंस एयर समुद्र के ऊपर, लेस डेंस एयर लैंड के ऊपर, तो एक नेचुरल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है which takes the air from the, so therefore
कूलर एयर, ठीक है ना, एंड दिस इज हॉटर एयर। तो हॉटर एयर के साथ क्या हो जाता है कि वो ऊपर चला जाता है, लेस डेंस। तो क्या होता है, कूलर एयर स्टार्ट्स मूविंग इनटू द हॉटर एयर। उससे दो इंपॉर्टेंट चीजें होता है। नंबर वन, क्योंकि समुद्र के ऊपर नॉन पोल्यूटेड एयर है तो उससे पोल्यूशन कम हो जाता है। इसलिए देखा होगा कोस्टल टाउन्स में एयर पोल्यूशन रिलेटिवली हमेशा कम होता है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज दैट दिस इज कूलर, दिस इज हॉटर। So the cooler air is blowing, so therefore the temperature becomes moderate. So this is called as sea breeze. ठीक है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी रात के टाइम। रात के टाइम क्या होता है, लैंड जो है बहुत जल्दी कूल कर जाता है। तो देखो उसके अराउंड जो एयर होता है दैट विल आल्सो कूल अलोंग विद इट। तो उससे क्या होता है, this is becoming, so this is now cooler air, and समुद्र का जो पानी है उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता, तो उसके अराउंड जो एयर होता है दैट इज रिलेटिवली वार्मर। तो रिलेटिवली वार्मर एयर, so therefore now the reverse will happen. So the land, from the land, I mean the wind will blow to the sea, so this will be called as land breeze, and this happens in the night time. then एक circulation चलता है sea और land का, which will happen in this particular case also. तो एक land breeze, अच्छा by the way wind का नाम जो है ना wind के source के वजह से बनाया जाता है। तो अगर land से आ रहा है तो land breeze, और अगर समुद्र से आ रहा है, sea से आ रहा है तो sea breeze। यही होता है उसका तरीका, ठीक है ना। तो that's it। चलो तो लेट्स मूव ऑन। आई थिंक दिस इज एन इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग पानी गर्म करते हैं, मिल्क गर्म करते हैं, कुछ भी गर्म करते हैं, उसमें भी यही होता है। क्या, नाउ इफ यू लुक एट द कंटेनर, वी हीट समथिंग, फ्लेम है, तो उसमें जो पानी होता है वो जब गर्म होता है तो ये ऊपर चला जाता है, और रिलेटिवली कोल्डर वाटर स्टार्ट्स कमिंग डाउन। सो देयरफॉर देयर इज अ सर्कुलेशन, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सर्कुलेशन होता रहता है। Now you might say, पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि सर्कुलेशन हो भी रहा है, है ना। गर्म हम जब करते हैं तो उसके लिए तरीका बता देता हूं। You can do it any time. Take some sawdust, put it. You will see that the sawdust just does not float on water, but you will see it going down and up, going down and up. तो उस समय पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे सर्कुलेशन भी हो रहा है। This is also called as convection current. Convection current, ठीक है। अच्छा, in this context let me ask you a question, and that is suppose मेरे पास 20-25 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक है। दोबारा सुनो, 20-25 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, बड़े बड़े जो आता है ना 2 लीटर का, और अभी अभी कोल्ड ड्रिंक आया है, और सडनली जिन मेहमानों को मैंने बुलाया था फॉर अ स्मॉल गेट टुगेदर ना, उनका फोन आता है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अब अगर उनको तुम फ्रिज में रखोगे कोल्ड ड्रिंक्स को, तो वो तो घंटे 2 घंटे लग जाएंगे उनको ठंडा होने में। दे डोंट बिकम कोल्ड जस्ट बाय पुटिंग देम इनसाइड। फ्रिज में देखा होगा टाइम लगता है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं नीचे एक बर्फ वाला है, मैं उससे बर्फ का कुछ देखा होगा स्लैब्स में, तो बर्फ के कुछ स्लैब्स मेरे पास है, मतलब मैंने मंगवा लिया। अब सुनो क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स है, मान लो ये जो भी है व्हाटएवर, है ना, व्हाटएवर, सवाल ये है कि मैं तुमको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, मैं उनके बीच में कंपैरिजन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तुमको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। अगर तुम अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे उन कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स को ठंडा करना चाहते हो, तो वो बर्फ यहां पे रखना चाहिए या यहां पे रखना चाहिए। तो विच विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन, ए और बी, ठीक है। ए और बी प्रेफर्ड ऑप्शन क्या होगा इस केस में, ये तुमको बताना है। तो अब मैं पोल करा रहा हूं कि आइस को ऊपर रखना चाहिए
या आइस को नीचे रखना चाहिए? तो ए हो गया अबव और बी हो गया बिलो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा आता है या कम आता है, और ऑब्वियसली फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगा। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। अभी तक 20 लोगों ने आंसर दिए हैं। अभी तक टोटल 20 आंसर्स आया है। नाउ 24, नाउ 24, ओके चलो ऑलमोस्ट 29 लोगों ने आंसर दिए हैं। दो देयर आर मोर स्टूडेंट्स, 30 लोगों ने दे दिया। चलो ठीक है, अब एक काम करो, मैं इसका पोल एंड कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि 1 मिनट हो गया, तो आई एम जस्ट एंडिंग द पोलिंग एंड आई एम नाउ शेयरिंग द रिजल्ट। चलो ठीक है, ये मिल रहा है कि अबव में ज्यादा वोट्स मिले हैं और बिलो में कम वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन भी साथ में दो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर आंसर? क्या रीजन है, क्या रीजन है इस चॉइस का? तो सम ऑफ यू हैव चोजन अबव, सम ऑफ यू हैव चोजन बिलो। व्हाट इज द रीजन? फटाफट एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दो, फटाफट भेजो जरा। आई एम रीडिंग द चैट मैसेजेस। Okay, some people are talking about cold air. Actually, air is not the main thing. Krishna says, Arnav says, convection current set up as hot air rises. Well, air का मामला नहीं है बेटे, कुछ और है। Aryan says, is the bottle filled with water? नहीं, बॉटल कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से, वाटर नहीं है। जसराज says कि ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होगा तो गेस्ट को ठंडा मिलेगा। ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होगा नहीं उस तरीके से, बट चलो एनीवे लेट्स सी व्हाट इज ओपिनियन। गर्व सेज कि आइस विल मेल्ट एंड देयरफॉर द बॉटल वुड बी सब्जेक्टेड टू कोल्ड वाटर इन द फर्स्ट केस। ओह दैट इज द लॉजिक। नहीं आइस इतना जल्दी से मेल्ट नहीं होता है और 10 मिनट में तो कुछ खास होगा भी नहीं। देव सेज कि हॉट एयर राइजेस अप। एयर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एयर इज नॉट द मेन थिंग। ओके, अंश has given as hot water will be above, so I have chosen that. Well, interestingly, some of you have definitely chosen the right answer, but without the right explanation. ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ नाउ। देखो, एंड कर देता हूं मैं। देखो, लेट मी गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं देख रहा हूं कि कई लोग आंसर तो करेक्ट दिए हैं, क्योंकि पोलिंग में ज्यादा जो है एक ऑप्शन था अबव, और अबव इज द करेक्ट आंसर। यू अंडरस्टैंड समथिंग? इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर तुम आइस को यहां पे रखते हो, यानी अगर बिलो रखते हो, नॉट अबव बट बिलो, इन दैट केस क्या होता है, इसके कांटेक्ट में जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये पहले ठंडा हो जाता है, ये वाला पोर्शन। ये जो मैंने शेड किया ना, ये कोल्ड ड्रिंक का पोर्शन ठंडा होगा, और ये जो ठंडा हुआ कोल्ड ड्रिंक है ना, ये ज्यादा डेंस होगा, तो ये वहीं रह जाएगा, ये वहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर के जो लेयर्स ठंडा होगा ना, ये होगा बाय कंडक्शन। तो अगर बी वाले आइस को चूज करते हो, तो इसमें कूलिंग इज बाय व्हाट, ना कंडक्शन। लेकिन अगर तुम आइस को ऊपर रखते हो, तो इन दैट केस क्या होगा, जो ऊपर का लेयर होगा ये पहले ठंडा होगा, और जैसे ये ठंडा होगा ना, ये नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस विल कम डाउन एंड रिलेटिवली वार्मर कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक का रिलेटिवली वार्मर पार्ट है, वो ऊपर चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, वो ठंडा होगा, फिर वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो रिलेटिवली गर्म वाला ऊपर जाएगा, यानी क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन इट विल बिकम कोल्डर। तो यानी ये वाला जो है कन्वेक्शन से ठंडा करता है, यानी ए वाला आइस कन्वेक्शन से कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करेगा, और बी वाला आइस कंडक्शन से कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करेगा मेनली। एंड देयरफॉर ऑब्वियसली आउट ऑफ दीज टू आई विल चूज ए। ये चीज है। हाँ, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। जैसे तुम एक काम करो, ये जो बर्फ का स्लैब लाए उसको तोड़ दो, और उसके बर्फ के टुकड़े टुकड़े हैं, तो उसके बर्फ के टुकड़े टुकड़े में बीच में बॉटल डाल दो, उसको घेर लो सारे बर्फ के टुकड़े से। दैट इज बेटर, दैट इज इवन बेटर। क्योंकि तुमने तो पूरा घेर लिया, तो ऑब्वियसली और जल्दी ठंडा होगा। बट दैट इज अ डिफरेंट आंसर हो गया। अभी मैंने दो ही ऑप्शन दिया था कि इन दोनों में कौन सा चूज करोगे। इन दोनों में चूज करूंगा ऊपर वाला, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ये असली रीजन है, ठीक है ना।
चलो, anyway, let's move on. That was the discussion on convection. Convection का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. कन्वेक्शन का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए हम लोगों के सिलेबस में नहीं है. काफी हायर फिजिक्स में जाके तब जाके कन्वेक्शन का डिस्कशन होता है, नॉट एट आवर लेवल. तो देयरफॉर जरूरत नहीं है. ठीक है. ध्रुव शर्मा has sent me a chat message and that is in Bengali. I will just share it with all. Just a little bit of have fun. I mean, so everybody will get a message now in Bengali. So let's see who all can read it. I mean, I will read it, but you will not understand. Probably Dhruv Sharma, if you know Bengali, then you will understand. Otherwise, you will also not understand. I will just read it out just for fun. I mean, nothing else. স্যার যদি আমরা বরফটা ঠান্ডা পানীয়তে রাখি তবে তা আরো শীতল হয়ে যাবে. I don't know how many of you really understood what I said. I will read again. স্যার যদি আমরা বরফটা ঠান্ডা পানীয়তে রাখি তবে তা আরো শীতল হয়ে যাবে. So that is what the reading is. Now let me tell you what he is giving as an answer. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इज दैट ठंडा करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं. मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं जो ध्रुव शर्मा ने भेजा. इज दैट कि काम करो, बर्फ को टुकड़े टुकड़े करो, कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालो और बर्फ के क्यूब डाल दो. वो तो सबसे इंस्टेंट है. वो तो अगर पड़ोस क्या बोलते हैं, वो अगर मेहमान एंटर भी कर चुके हैं घर में तो भी क्या दिक्कत है. बर्फ का स्लैब है, थोड़ा सा कुछ चीज से हिट करो तो कुछ टुकड़े टुकड़े निकल आएंगे, उसको डाल दो और उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दो तो सिंपल. लेकिन कई बार पता क्या होता है, ये जो बर्फ होता है ना, ये अच्छे नहीं होते. जो दुकानों में और वो जो सड़कों में देखा होगा बर्फ मिलता है, दैट इज वेरी बैड क्वालिटी आइस. क्योंकि वो कौन से पानी से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं पता. देयरफॉर उन पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकते. और कभी मौका मिल जाए तो मैं एक फोटो शेयर करूंगा. अपने ही कॉलोनी के आसपास एक बर्फ वाला है. उसके बर्फ जो है सुबह 5 बजे 6 बजे बर्फ वाला देके चला जाता है और एक क्या बोलते हैं पॉलिथीन टाइप का से ढक के चला जाता है. अब सुनो, somehow वहां के जो कुत्ते हैं उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे जो है ना कुछ रोज सुबह सुबह ठंडा ठंडा कुछ आता है. तो मैं कभी भी जाता हूं उस तरफ से अर्ली मॉर्निंग. समर की बात करो, विंटर नहीं, समर के टाइम पता क्या होता है, वो जो बर्फ का ये जो स्लैब्स होता है उसके ऊपर जो पॉलिथीन लगा के ढक के चले जाते हैं ये लोग, उसके ऊपर कुत्ते बैठे रहते हैं. ठीक है ना. और आई एम श्योर जब बर्फ वाला आता होगा, जो बेचने वाला है, वो जब आता होगा तब तो वो कुत्तों को भगा देता होगा, पॉलिथीन वाला स्लैब भी निकाल देता होगा, पॉलिथीन कवर भी निकाल देता होगा स्लैब में से. बट स्टिल अनहाइजीनिक तो अनहाइजीनिक है. Therefore, my suggestion is that don't buy that ice. It's extremely unhygienic. क्योंकि वो कौन से पानी से बनाया जाता है, dirty water and all, you never know. So therefore, it's not very suggested. ठीक है. But anyway, चलो. तो यानी उसमें क्या होता है ना कि वो बर्फ का टुकड़ा डालना is really risky. That's why I gave you only 2 options. मैंने खुद ही एक थर्ड ऑप्शन बताया कि उसको टुकड़ो कर लो और उसके जो टुकड़े होते हैं उसके बीच में बॉटल डाल दो और उसको बर्फ से घेर दो. तो वो सब मेथोडोलॉजीज तो है ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा. That's why I give you only 2 options. The answer was based on only those 2 options. चलो, anyway, that was convection. Now let's talk about radiation. ठीक है, radiation is something interesting. Radiation is something that takes place at all temperatures. ये देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक चीज दोनों में कॉमन है. क्या है ना, हमेशा होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. कन्वेक्शन में भी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही हीट फ्लो होता है और कंडक्शन में भी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है. लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. लेट मी आस्क ए क्वेश्चन. इज दैट अगर मैं हर टेम्परेचर में सो में क्या कंडक्शन गैसेस में होता है? नहीं, कंडक्शन मैंने बोला ना सब में हो सकता है, गैसेस में भी, लिक्विड्स में भी, सॉलिड्स में भी. ये एकदम फर्स्ट क्लास में भी अगर याद करो मैंने बताया था. नाउ व्हाट सोम इज आस्किंग इज दैट कंडक्शन गैसेस में कैसे होगा.
ना मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक काम करो, तुम एक गैस ले लो, ठीक है, एक गैस ले लो और यहां पे एक हीटिंग कॉइल लगा, ठीक है, यहां पे अगर हीटिंग कॉइल लगाओगे तो यहां का जो एयर है ये गर्म होगा, लेकिन गर्म होकर ऊपर जा सकते तो ऊपर जाने की जगह तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ही है, यानी इसका जो एयर गर्म होगा ना वो वहां का वहीं रह जाएगा, यानी कहीं नहीं जा सकता, तो क्या होगा, इट विल स्टे देयर। अब उस गर्म हवा के कांटेक्ट में उसके नीचे वाला हवा जो ठंडा है वो कांटेक्ट में आएगा तो वो गर्म होगा, फिर उसके नीचे वाला लेयर कांटेक्ट में आएगा वो गर्म होगा, फिर उसके नीचे वाला लेयर कांटेक्ट में आएगा वो गर्म होगा, एंड सो ऑन। सो देयरफॉर हियर दो एयर कैन मूव इन बल्क, बट यहाँ पे मूवमेंट का तुमने नेचुरल प्रोसेस को रोक दिया, कैसे, तुमने हीटर एकदम ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पे अगर एयर होगा तो दिस एयर बिकम्स heat, becomes air is heated mainly by conduction, ठीक है, ये जो एयर है ये मेनली कंडक्शन से हीट अप होगा, ठीक है, लेकिन यही हीटर अगर तुम यहां पे रखोगे, है ना, इसको छोड़ के, तो इन दैट केस क्या होगा, एयर विल गेट हीटेड अप बाय कन्वेक्शन, क्यों, क्योंकि एयर गर्म होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ठंडा वाला एयर आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वो रिलेटिवली ठंडा आएंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, एंड सो ऑन। देयरफॉर अगर एयर को क्विकली गर्म करना है तो हीटर को यहां रखो, हीटर को यहां मत रखो, यहां रखोगे तो कंडक्शन से हीट होगा, और अगर यहां रखोगे तो दैट केस कन्वेक्शन से हीट होगा, और कंडक्शन से कन्वेक्शन इज मच फास्टर, कन्वेक्शन इज मच फास्टर देन कंडक्शन, ठीक है ना। चलो, दैट इज आंसर टू द क्वेश्चन। अभी एज आई वाज सेइंग, आई हैड अ क्वेश्चन हियर आल्सो regarding radiation. मैंने अभी बताया कि radiation takes place at all temperatures. Now there is a problem. जैसे मैं एक बॉडी हूं, मैं कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा हूं, तब तो दुनिया का हर बॉडी ठंडा हो जाना चाहिए, है या नहीं? देखो, अगर कंडक्शन में देखते हो तो अगर मैं हाई टेम्परेचर में हूं और अगर उस एंड पे लो टेम्परेचर है तो हीट यहां से यहां जाएगा, और अगर उस एंड पे हाई टेम्परेचर और मैं लो टेम्परेचर पे हूं तो हीट वहां से यहां आएगा, तो यहां पे ग्रेडियंट बना हुआ है व्हेन इट कम्स टू कंडक्शन, इवन कन्वेक्शन, लेकिन रेडिएशन में तो मैं कह रहा हूं कि टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी मेरा कुछ भी टेम्परेचर है मैं रेडिएट करूंगा तब तो दुनिया का हर बॉडी ठंडा हो जाना चाहिए, या मैं कुछ लॉजिक गलत लगा रहा हूं? सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? हाँ जी, जल्दी बताओ। ओके, अरियंत हैज गिवन अ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, मैं इसको भी बता नहीं रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं फॉर मोर आंसर्स। Okay, Shreyas is also exactly given the same answer. Deham, Aditya, Deham says कि repeat the question. मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी हर टेम्परेचर में रेडिएट करता है तब तो हीट लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तब तो हर बॉडी ठंडा हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है ना, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आई थिंक द एक्सप्लेनेशन दैट हैज कम अप इज करेक्ट. Aditya, Mathu, Shreyasi, Aryan, all three have given the right explanation, that is कि a body not only radiates at all temperatures but it receives also at all temperatures. So therefore radiation is a two-way process. Radiation out, that is emission, and radiation in, that is absorption. तो कोई भी टेम्परेचर में एक बॉडी रेडिएट भी करता है, आउट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। अब आई थिंक लॉजिकली एस्टैब्लिश हो गया कि अगर कोई बॉडी रेडिएट आउट जल्दी करता है और अगर एब्जॉर्ब कम करता है तो ऑब्वियसली नेट क्या हो गया, बाहर निकल रहा है तो बॉडी ठंडा होगा, और अगर बॉडी रेडिएट आउट कम करता है और एब्जॉर्ब ज्यादा करता है तो बॉडी गर्म हो जाएगा। नाउ दैट इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स टू व्हाट, सीजंस। जैसे ठंडे के मौसम में हमें ठंड क्यों लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वहां से हीट मिलता कम है और बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है तो हीट जाता ज्यादा है तो हमें ठंड लगता है। और गर्मी का रिवर्स हो जाता है, कई बार तो गर्मी में टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे ज्यादा अंदर आता है और कम बाहर जाता है, तो therefore we feel hot and so on. So that is the explanation between how we react when it comes to season. ठीक है ना? चलो, इंटरेस्टिंगली जैसे रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन होता है, ऐसे रेट ऑफ रेडिएशन भी होता है, क्या, dq dt, फिर वो आता है कि प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोपोर्शनल टू दैट, ये सब करके सब कुछ है, तो मैं पूरे इकट्ठे फाइनल रिजल्ट दे रहा हूं, ठीक है, एंड दैट इज
sigma, that is the constant, into A into theta to the power 4. Theta is the absolute temperature. This is called as Stephen's law. Stephen's law of radiation. Sigma is the Stephen's constant. ठीक है? And A, देखो कंडक्शन में भी A होता है, लेकिन कंडक्शन वाला A क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहां पे एरिया क्या है? सरफेस एरिया. So there's a difference. This is सरफेस एरिया. स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना बहुत आसान है. कैसे? जस्ट रिमेंबर 5, 6, 7, 8. यू माइट से वाह क्या गजब कांस्टेंट है. नहीं, इतना भी आसान नहीं है, अभी रुको, पहले लिखने दो. ठीक है ना? तो स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 5.67 into 10 to the power -8. तो याद रखने का तरीका क्या है? 5, 6, 7, 8. तो 5.67 into 10 to the power -8. ठीक है? That is the value of Stephen's constant. Just like gravitational constant capital G, this is also a universal constant. That means it never changes. So it's a universal constant. Universal constant उन्हीं को बोला जाता है जो कि कभी किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं. तो इसका भी कोई वैल्यू बदलता नहीं है, इसका हमेशा यही वैल्यू होता है. ठीक है? So that is what is the idea of universal constant. ठीक है? Let's now proceed. अब देखो ये जो लॉ है, this is only applicable for what is called as a black body. जिसको हम लोग कहते हैं black body. Means what? An ideal body. साइंटिस्टों ने आइडियल बॉडी का टर्मिनोलॉजी दिया है ब्लैक बॉडी. तो आइडियल बॉडी इज व्हाट? व्हिच एग्जैक्टली फॉलोज दिस. लेकिन जो अदर बॉडीज होता है वो जनरली इसको इतना अच्छे से फॉलो नहीं करता है. तो क्या होता है ना, जनरली उसमें जो रेडिएशन होता है अदर बॉडीज में, वो क्या होता है? इसका एक फ्रैक्शन है, मतलब 1/3, 2/3, है ना, 3/4, 0.8, वो व्हाटएवर वैल्यू है. तो ऐसे से अलग अलग वैल्यूज होते हैं. उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं MECVT. तो यानी ब्लैक बॉडी में क्या होगा? dq dt will be sigma k theta to the power 4. और नॉन आइडियल बॉडीज में क्या होगा? नॉन आइडियल बॉडीज में क्या होगा ना, dq dt will be equal to epsilon sigma k theta to the power 4. एप्सिलॉन हम लोग बोलते हैं एज MECVT. पहले तो इसको E लिखो, चलो where E is called as MECVT. ठीक है? ये जो MECVT होता है इसका रेंज क्या होगा? 1 is for what is called as a black body, 0 is for what is called as a white body. ये नाम है बस. So this is for a black body and 0 is for white body. But as I said, now Krishnagar has asked कि radiation happens at all temperature, even at -40 degrees Celsius. The answer is first of all yes. Number 1. Number 2 is that why are you mentioning -40 degrees Celsius? Because as I said, it has to be always expressed in absolute temperature. तो उसको -40 नहीं लिखेंगे ना, हम उसको लिखेंगे 273 -40 to the power 4. यानी जो रेडिएशन होगा वो 273 -40 to the power 4 के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है ना? तो therefore radiation will take place at all temperatures. Now you might say ये तो बहुत ठंडा है, वो तो गर्म है. देखो ठंडा तुमको लग रहा है, ये जो ठंडा वाला कह रहे हो ये तुमको लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो -40 वाला चीज तुमको ठंड लग रहा है. बट मान लो अगर कोई चीज -60 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो उसको -40 वाला गर्म लगेगा. यू अंडरस्टैंड दैट? और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन भी हुआ है जो कि आज के दिन में तो कॉमन हो गया. आई थिंक यू नो दैट. इज दैट एक काम करना, हाँ एक काम करना,
कभी एक काम करना मौका मिले तो वार्म वाटर ले लो और एक में ना बर्फ रख लो और एक काम करो, दोनों हाथ को, एक को गर्म पानी में, गर्म मतलब एकदम जलता हुआ नहीं, नॉर्मल वाटर जो कि तुम मतलब थोड़ा गर्म है, जो कि नहाने में यूज करते हो, समथिंग लाइक दैट, तो एक हाथ उसमें डाल दो और एक हाथ बर्फ में डाल दो और थोड़ी देर रख लो, मे बी अ मिनट और सो। तो एक को थोड़ा वार्म वाटर में रख लो, हॉट वाटर में रख लो और एक को आइस में डाल दो, थोड़ी देर तो रख ही सकते हो, 1-2 मिनट की बात है। इसके बाद एक काम करो, तुम नॉर्मल पानी ले लो, नॉर्मल पानी, एक बाल्टी में नॉर्मल पानी ले लो जो कि आज के दिन में मिलता है, और इस हाथ को डिप करो तो देखना तुमको लगेगा कि पानी गर्म है और उसको हटा लो। फिर इस हाथ को डिप करो, तुमको लगेगा पानी ठंडा है। फिर इस हाथ को डिप करो, तुमको लगेगा पानी गर्म है, और इस हाथ को डिप करो, देखना पानी ठंडा है। तो देखो, रिमेंबर दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस। इससे मत जज कर लो कि ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म हमेशा याद रखना रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। जैसे मैं अगर देखता हूं तो मुझे ठंड उतना ज्यादा नहीं लगता, आई एम प्रीटी ओके विद कोल्ड एंड ऑल। लेकिन गर्मी में इतना परेशान रहता हूं, मतलब गर्मी में तो एसी चलता ना पूरे पूरे फुल उस पे मोड पे, तो भी मेरे पसीने होते रहते। तो अब जो भी है, डिफेक्टिव बॉडी में ठीक है। चलो, एनीवे, जस्ट लाइक रेडिएशन देयर इज आल्सो एब्जॉर्प्शन एज यू वर सेइंग। तो dq dt absorption is based on the same formula, लेकिन उसका कांस्टेंट हमने a लिया है, सिग्मा a थीटा टू द पावर 4, ठीक है, थीटा टू द पावर 4। ओके, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ ना, यहां पे एमिसिविटी था E और यहां पे क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्प्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज तक कोई एक सिंगल बॉडी नहीं मिला है, कोई एक सिंगल बॉडी नहीं मिला है जहां पे एमिसिविटी और एब्सॉर्प्टिविटी के वैल्यूज अलग अलग हो। अगर एक बॉडी का, एक मटेरियल का मतलब बॉडी का अगर एब्सॉर्प्टिविटी 0.6 है तो देखा गया कि हमेशा की उसकी एमिसिविटी भी 0.6 ही होता है। किसी का 0.2 है तो दोनों ही 0.2 है, किसी का 0.9 है तो दोनों का 0.9 है, किसी का 0.5 है तो दोनों का 0.5 है। यानी आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिला कि एमिसिविटी का वैल्यू अलग है और एब्सॉर्प्टिविटी का वैल्यू अलग है। तो देयरफॉर नाउ वी राइट अ कॉमन सिंबल। तो देयरफॉर नाउ वी राइट dq dt नेट रेडिएशन, यानी नेट रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि 10 यूनिट हीट छोड़ रहा है और 7 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नेट तो 3 ही छोड़ रहा है ना, इसका मतलब 3 ही रेडिएट कर रहा है, तो उसको मैं डीक्यूडीटी नेट रेडिएशन कह रहा हूं। वो कितना होगा फिर ना, रेडिएशन माइनस एब्जॉर्प्शन। तो सारे फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो यू माइट से ये थीटा क्या है, ये थीटा, ये जो मैं लिख रहा हूं डीक्यूडीटी एब्जॉर्प्शन, ये थीटा, लेकिन ध्यान रखना बॉडी का टेम्परेचर नहीं है, दिस इज थीटा एस। थीटा एस क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो therefore dq/dt नेट रेडिएशन क्या आएगा फिर? सर जो रेडिएशन में थीटा था तो बॉडी का था ना। हाँ, इसके पहले जो थीटा वो बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर ध्यान रखना, बॉडी का टेम्परेचर नहीं। बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे सन का अगर तुम टेम्परेचर देखोगे तो उसके जो सेंटर का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 22 मिलियन डिग्रीज, और उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 6000 डिग्रीज। तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन 6000 वाले के हिसाब से होगा, रादर 6000 प्लस 273 के हिसाब से होगा, ना कि वो 22 मिलियन के ऊपर, यानी सरफेस टेम्परेचर जो रेडिएशन की बात कर रहा हूं ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर dq/dt नेट रेडिएशन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब एब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी तो सेम ही है, तो इसलिए आपने क्या लिखने वाला हूं, बिकॉज़ दे आर द सेम, तो मैं लिखने वाला हूं यहां पे, सब हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, that E and A are always same, उसका हम कॉमन सिंबल ले लेंगे एप्सिलॉन। तो हम लिखेंगे dq/dt नेट रेडिएशन, dq/dt नेट रेडिएशन will be equal to
एप्सिलॉन ए सिग्मा थीटा टू द पावर 4 माइनस थीटा एस टू द पावर 4। ठीक है, थीटा टू द पावर 4 माइनस थीटा एस टू द पावर 4। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर बेस करके मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। इज दैट सपोज देयर इज अ बॉडी जिसका रेडियस r है, इसका एप्सिलॉन का वैल्यू दे रखा है, इसका हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी c, इसका डेंसिटी रो है और इसका इनिशियल टेंपरेचर है थीटा नॉट, और बाहर का यानी सराउंडिंग टेंपरेचर है सपोज 0 केल्विन। ये दे रखा है क्वेश्चन, and it is maintained at 0 Kelvin. Suppose the question is find temperature after some time t, and also draw graph. Draw the graph as well. ठीक है, go ahead. Yeah, it's a sphere. ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका डेंसिटी रो दे रखा है इसमें। इट इज अ स्फेरिकल बॉडी दे रखा है, ठीक है, इट्स अ स्फीयर, और बाहर का टेंपरेचर 0 केल्विन मेंटेन्ड है। ऑफ कोर्स इट्स एन आइडियल केस, इट कैन नेवर बी, है ना, बिकॉज़ 0 केल्विन तो अचीव नहीं हो सकता है। सर हां जी सर, ऐसे तो अगर विंटर्स में हम तो कंटिन्यूअसली रेडिएट करते रहेंगे और कम एब्जॉर्ब करेंगे, फिर तो बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, तभी तो हम लोग को अच्छे से वार्म क्लोज करना पड़ता है, सो दैट रेडिएशन जो है क्लोथ एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्लोथ का क्लोथ इज वेरी बैड कंडक्टर, स्वेटर वेटर ये जो वुलेंस होते हैं वो बहुत बैड। ठीक है सर, ठीक है, तो वो उसको कंजर्व करके रखेगा। और इसलिए देखा होगा कि कई बार जैसे मान लो बाहर ज्यादा टेम्परेचर है, तुमने उतना क्लोथिंग अच्छे से नहीं पहना है, तो देखना कई बार क्या होता है, बॉडी शिवरिंग करने लगता है। शिवरिंग क्यों करता है ना, बॉडी वर्क डन करना चाहता है, मसल्स को वर्क डन कर रहा है, सो दैट मसल से हीट जनरेट हो, सो दैट इट कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी से ज्यादा हीट रेडिएट हो जाए तो दैट केस बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो देन इट कैन आल्सो लीड टू हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर, देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोगों के बॉडी में जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, दे वर्क इन अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर रेंज, वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर उससे कम हो जाए ना, तो वो हार्मोन काम ही नहीं करेंगे। पता चला बहुत वाइटल ऑर्गन का कोई हार्मोन काम करना बंद कर दे, तो वाइटल ऑर्गन रुक जाए, इट विल नॉट वर्क। तो फिर देन द बॉडी माइट रिएक्ट इन एनी वे, कुछ भी अटैक हो सकता है ना। इसलिए बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी, इससे हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज द हार्मोन्स स्टॉप फंक्शनिंग एंड देन दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन विल स्टॉप फंक्शनिंग। तो इमेजिन करो हार्ट, लंग्स, किडनी, है ना, ब्रेन, इनमें से अगर कोई एक दो चीजें फंक्शनिंग करना बंद कर दे बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग इन द टेम्परेचर रेंज, तब तो बॉडी में कुछ भी हो सकता है, लीडिंग टू इवन समटाइम्स डेथ आल्सो, सो वन हैज टू बी केयरफुल, है ना। चलो एनीवे, तो ये स्फीयर है and you have to find out the relationship between temperature and time, ठीक है। चलो, बिकॉज इट्स अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ विद, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको फटाफट जो है शुरू कर देता हूं एंड देन विल सी। तो dq/dt क्या होगा, एप्सिलॉन सिग्मा 4 pi r square थीटा टू द पावर 4। मैं कह रहा हूं मानो इनिशियल टेंपरेचर तो खैर थीटा नॉट है, बट कुछ ना कुछ टेंपरेचर थीटा होगा थोड़ी देर बाद, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो हीट रेडिएशन कर गया ये dq/dt है, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज dq/dt, है ना। तो ये हो गया इक्वल टू dq/dt। नाउ dq कैन बी रिटन एज mc d थीटा। तो m बोलते क्या होगा, 4/3 pi r cube rho into c into d theta by d। सुनना है, dq को मैंने लिख दिया mc d थीटा, ठीक है। तो दैट्स इट। अब एक काम करो, दोनों को ज्वाइन करो, तो देखो 4 pi पूरा कैंसिल, r स्क्वायर पूरा कैंसिल, एक r क्यूब का r रह गया, आई थिंक दैट्स इट। तो ये हो जाएगा
3 sigma epsilon by r rho c into dt 0 to t is equal to theta to the power minus 4 d theta theta naught to theta. I think that's it. मुझे तो नहीं है, ठीक है। तो बस तो थीटा टू द माइनस 4 का क्या होगा? थीटा टू द माइनस 3 अपॉन माइनस 3 है ना? तो देयरफॉर आई कैन राइट 3 एप्सिलॉन सिग्मा बाय r rho c into t is equal to थीटा टू द माइनस 3 by minus 3, तो 1 upon minus 3 यानी minus 1 by 3 minus of 1 by 3, ठीक है, into 1 by theta cube minus 1 by theta naught cube। बस ऐसे कुछ रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज लॉजिक देखो, ग्राफ बनाने के लिए क्या है, एक चीज लॉजिकली देखो जरा। शुरू में बाहर का टेम्परेचर शुरू में 0 है और वो तो कंटिन्यूअसली 0 है। शुरू में इसका टेम्परेचर थीटा नॉट है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी हीट रेडिएशन होगा। बट जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो हीट रेडिएशन अब धीरे धीरे होगा, तो यानी टेम्परेचर जो रिड्यूस करेगा ये भी धीरे धीरे करेंगे। और अगर मैं पूछूंगा 0 केल्विन कब होगा, 0 केल्विन कब हो जाएगा, तो 0 केल्विन होने के लिए क्या होगा फिर ना, ये तो इनफाइनाइट है। Look at this. So it will become what? Infinite. है ना? तो obviously फिर क्या होगा ना, जो है मतलब this will lead to infinite, that means infinite time की तरफ चलेंगे फिर ये, है नहीं? So that's how the result will be. Okay. So now I've just got the relationship. So what I can do is that I can also draw the graph. The graph will be थीटा वर्सेस टी, ये थीटा नॉट है और ऐसे करके ठीक है, देख लो। सो दिस हाउ इट इज गोइंग। इनिशियली टेम्परेचर थोड़ा जल्दी रिड्यूस करेंगे और बाद में, अच्छा जैसे सपोज मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टेम्परेचर टू बिकम हाफ, कर लेते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज और भी था इस दैट, क्योंकि ये ना ये माइनस साइन यहाँ पे बाहर होगा, सॉरी ये प्लस ही होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी थीटा है ना, ये टेम्परेचर रिडक्शन मोड में, तो इसलिए डी थीटा में नेगेटिव साइन लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसलिए वो अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने पूछा इज दैट, सपोज मैं पूछता हूँ टाइम टेकन फाइंड टी फॉर टेम्परेचर टू बिकम हाफ, तो क्या करेंगे ना, थीटा नॉट बाय 2 पुट करेंगे, थीटा नॉट बाय 2 पुट करेंगे, तो थीटा नॉट बाय 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 7 बाय थीटा, तो इतनी 7 बाय 3, यानी t हो जाएगा इक्वल टू 7 बाय 3 और ये 7 बाय 9, तो 7 r rho c, 7 r rho c बाय 9 एप्सिलॉन सिग्मा थीटा नॉट का क्यूब। देख लो 7 r rho c, ठीक है, दिस विल बी द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर टू बिकम हाफ। मैंने एक सैंपल एग्जांपल दिया कि कल को कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैंने बोला कि हाफ करने में क्या टाइम लगेगा, तो उसका आंसर 7 r rho c by 9 epsilon sigma theta naught cube, ठीक है, that's all। and temperature will be 0 Kelvin at t is infinite, so t will be at t is equal to infinity, theta will tend to 0 Kelvin, ठीक है, यानी 0 केल्विन होने के लिए जो है इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा, 0 केल्विन होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा, यानी ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, इसके साथ टेंजेंट एट इंफिनिटी बनेगा, ठीक है। दैट्स हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बिहेव लाइक।
अब मैं इसी क्वेश्चन में या इसी में एक और कंसेप्ट जोड़ना चाहता हूं, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग कैसे डिसाइड होगा ना? देखो, इस बॉडी से सपोज ये बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन, एग्जांपल ले लो, और इसका मास m है, स्पेसिफिक कैपेसिटी c है, इसका टेम्परेचर थीटा है, और इसका जो एमिसिविटी है वो है एप्सिलॉन, और जो एरिया है वो है सपोज a। तो ये जो dq dt है, that can be written as mc d theta by dt with a minus sign। तो ये जो माइनस d theta by dt है, that is called as rate of cooling। So therefore rate of cooling क्या होता है ना, 1 upon mc into dq dt। देख लो अच्छे से, ठीक है? तो therefore अगर मैं पूछूंगा कि मेरे पास एक क्यूब है ऑफ लेंथ L, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक कैपेसिटी C, एप्सिलॉन दिस, इतना ही चाहिए। हाँ, व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग? सपोज इसका टेम्परेचर है थीटा नॉट या 2 थीटा नॉट, और इसका हो गया थीटा नॉट बाहर का, ठीक है? बाहर का टेम्परेचर है सपोज थीटा नॉट। फाइंड rate of cooling in this case। Go ahead। सोम has asked कि क्या ये क्यूबिक ग्राफ होगा? क्यूबिक मतलब 1 upon क्यूब का आ रहा है ग्राफ, अकॉर्डिंगली है ना, एसिम्प्टोटिक, दैट इज द मेन थिंग कि एसिम्प्टोटिक स्टार्टिंग पॉइंट थीटा नॉट और उसके बाद एसिम्प्टोटिक विद द एक्स एक्सिस। आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर द ग्राफ। हां जी, फाइंड आउट द रेट ऑफ कूलिंग फॉर दिस सॉलिड क्यूब। इसके क्यूब के डायमेंशंस L है, डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक कैपेसिटी C है, और इसका बॉडी का टेम्परेचर 2 थीटा नॉट है, और इसका है थीटा नॉट। गो अहेड एंड फाइंड आउट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ दिस क्यूब। या गो अहेड, इसको सॉल्व करो आराम से। लेट मी नाउ स्टार्ट द एनालिसिस। पहली बात तो dq dt क्या होगा वो देखते हैं, है ना? तो dq dt will be in this case dq dt net radiation is equal to epsilon sigma a, है ना, into theta 1 minus theta 2 तो यानी 4, तो यानी 2 theta naught 4 minus theta naught 4। ये हो गया नेट रेडिएशन, और अदर नेट हीट रेडिएशन, और उसी वजह से कूलिंग होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू mc इनटू रेट ऑफ कूलिंग। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 थीटा नॉट टू द पावर 4, दैट इज 16 minus 15, 56, 90, तो 90 एप्सिलॉन सिग्मा L स्क्वायर थीटा नॉट टू द पावर 4। Yeah, now that will be equal to mc into d theta dt, which is the rate of cooling। तो mc मतलब क्या हो जाएगा, L क्यूब into rho, है ना, m into c, तो into rate of cooling d theta by dt, बस that's it। Therefore d theta by dt is equal to rate of cooling, ठीक है ना, rate of cooling will be equal to what, this upon this। तो 90 epsilon sigma L square theta naught cube by, sorry, theta naught 4 by L cube rho c। तो आई थिंक कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे, L स्क्वायर का ये खत्म हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, 90 epsilon sigma theta naught 4 by L rho c। That will be the rate of cooling for this cuboid, cube।
ठीक है, सोम हैज आई थिंक गिवन द राइट आंसर प्रोबेबली, क्योंकि नहीं हमारा L क्यूब आ रहा है। अच्छा वो L स्क्वायर और L क्यूब, हाँ ठीक है वो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है यू आर गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक यानी L रो सी इसलिए क्योंकि L स्क्वायर और L क्यूब का कैंसिल हो गया, सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, so that's about the rate of cooling for this. Now what happens is that this rate of cooling, interestingly, was discussed by Newton also, and he gave what is called as Newton's law of cooling. So you might be wondering कि पूरे 11th में न्यूटन ऐसे कौन सा चैप्टर है जिसमें है नहीं ठीक है ना, तो आंसर इज दैट न्यूटन्स लॉ यहां पे भी है, इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने क्या किया, अब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जो है प्रूव करूंगा कैसे। देखो dq dt नेट क्या होगा ना, इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा a थीटा टू द पावर 4 माइनस थीटा s टू द पावर 4, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, सपोज मैं लिखता हूं कि थीटा माइनस थीटा s इज सपोज इक्वल टू सम काइंड ऑफ, या थीटा b माइनस थीटा s is written as some kind of delta theta, या इवन थीटा, चलो थीटा, तो थीटा क्या है, थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस between body and surrounding, ठीक है। बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेट अस से दैट इज इक्वल टू थीटा। तो इन दैट केस मैं लिख सकता हूं इसको एज एप्सिलॉन सिग्मा a थीटा प्लस थीटा b ना, हाँ तो थीटा प्लस थीटा s, यानी थीटा s प्लस थीटा होल 4 माइनस थीटा s। और क्योंकि ये dq dt है तो रेट ऑफ कूलिंग निकालना है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, m c d थीटा dt, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, d थीटा dt will be equal to एप्सिलॉन सिग्मा a by mc into, है ना, into, अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि थीटा s और थीटा के बीच में बहुत थीटा इज न्यूटन ने जो लिया था, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा स्मॉल होगा इन दैट केस में थीटा इज 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस थीटा बाय थीटा इज टू द पावर 4, नाउ दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 प्लस थीटा बाय थीटा इज टू द पावर 4 माइनस 1। तो मारे देख लो अच्छे से, I hope you're getting the expression right. ऐसा अगर होगा तो यानी d theta dt will be epsilon sigma a by mc, ठीक है, इनटू, अब बाइनोमियल लगा दो, तो बाइनोमियल तो 1 plus 4 theta by theta is minus 1, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो we can also write it as 4 theta by theta s into theta s का क्यूब, यानी d theta by dt is equal to 4 epsilon sigma a theta s का, सॉरी 4 होगा पहले 4 होगा फिर बाद में थीटा s क्यूब रहेगा by mc into theta, यानी rate of cooling is proportional to theta, where theta is the temperature difference. Newton's law of cooling का यही स्टेटमेंट है, क्या, rate of cooling in a body placed in some environment, I mean, is proportional to the temperature difference between the body
and the environment. यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. इंटरेस्टिंग, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अच्छा खासा प्रूफ है. क्या किया मैंने, बॉडी टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने थीटा लिया और उसके बाद बाइनोमियल लगा यहाँ पे और थोड़ा प्रोग्रेस करके फाइनली यू आर गेटिंग दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज व्हाट, द प्रोपोर्शनल टू थीटा. थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी सरफेस एंड द सराउंडिंग. उसका प्रूफ देख लो. आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन अभी. ठीक है ना. तो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है. So that's how we can find out the rate of cooling, which is proportional to the temperature difference, and that is Newton's law of cooling. Interestingly, Newton's law of cooling हमने प्रूव कैसे किया है ना. हमने Newton's law of cooling को प्रूव किया by using Stephen's law. And you know what? Stephen's law was discovered after death of Newton. तो याद करके देखो, एक बार मैंने केपलर के बारे में बताया था कि केपलर का लॉ का प्रूफ न्यूटन्स लॉ से होता है ग्रेविटेशन, और न्यूटन का बर्थ केपलर के 100 साल बाद हुआ. समझ रहे हो ना. और केपलर ने वो लॉ पहले ही बता दिया. तो सेम विद न्यूटन आल्सो. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उन्होंने जब बताए थे, उसका प्रूफ क्या है, बाय यूजिंग स्टीफेंस लॉ. और स्टीफेंस लॉ केम मच आफ्टर न्यूटन्स लॉ और अदर न्यूटन्स डेथ. So you can understand how science progresses back and forth and so on. But this is not one instance. I mean, there are many such instances about this particular aspect of how did Newton know this law, even when he did not have any idea of Stephen's law, is something that maybe we can discuss tomorrow. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. Ariyat has asked one last question, that is, are the temperatures kept constant in the previous question? देखो, temperature of the surrounding is assumed to be constant. क्योंकि अगर खुद सोचो, मैं अगर एक कटोरी में पानी लेता हूँ या एक बाल्टी में पानी ले लेता हूँ, और अगर गर्म पानी ठंडा होता है या ठंडा पानी गर्म होता है, तो क्या उससे पूरा रूम का टेम्परेचर बदल जाता है? ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना. तो हम ये मान के चलेंगे कि रूम का टेम्परेचर तो अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली कांस्टेंट रहेगा, बट क्योंकि पानी गर्म है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिज्यूम. सो द द सराउंडिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. बॉडी टेम्परेचर ऑब्वियसली वेरीज, नो डाउट. ठीक है. चलो, anyway, we will have more discussion on this tomorrow. Not tomorrow exactly, that is like on Monday, I mean. So in the meanwhile देखना डेट शीट आ जाएगा. तो मैं पहले बता देता हूँ, जिन दिनों में पेपर होगा उन दिनों तो में तो नहीं, बट जो बीच वाले डेज होंगे उसमें भी हम लोग क्लासेस रखेंगे. कैसे रखेंगे एंड ऑल थिंग्स विल बी मेंशन्ड टू यू. ठीक है ना. All those things you will come to know in due course of time. Don't worry. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. एक और लास्ट क्वेश्चन है, and that is नहीं, कई सारे क्वेश्चन आ गए अब तो. नंबर 1 इज दैट ट्रिएनियल का कोई एग्जांपल पेपर मिलेगा? जरूरत नहीं. वो पेपर पैटर्न तो बता ही दिया मैंने. 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, है ना. तो इस तरीके से. Aryan has asked कि why did we take the body temperature to be 2Q? Won't it vary? नहीं, बॉडी टेम्परेचर नहीं, वो सराउंडिंग का है. और मैंने उस इंस्टेंट पे कूलिंग पूछा था. अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा. आई एग्री. बट देन उस इंस्टेंट पे तो 2Q और Q के हिसाब 2 थीटा और थीटा के हिसाब से सॉल्व किया था मैंने. दैट वाज द क्वेश्चन. क्रिश हैज आस्क्ड कि रेट तो किसी इंस्टेंट पर ही निकलते हैं. हां बिल्कुल. सो दिस रेट दैट यू आर फाइंडिंग आउट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, ये जो थीटा बी है ना, ये थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा. सराउंडिंग का तो मैं एज्यूम कर रहा हूं टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, बट थीटा भी चेंज हो जाएगा. तो उस समय ऑब्वियसली रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा, which is a fact, no doubt. Last एक क्वेश्चन है, that is from Deham, and that is सैटरडे क्लास तो नहीं होगा ना? नहीं, सैटरडे की बात नहीं कर रहा मैं. कर रहा हूँ जो डेज, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सपोज पेपर है, तो ट्यूसडे थर्सडे तो पेपर नहीं है ना, उन दिनों क्लासेस भी हों. मेरा कहने का मतलब ये था. ठीक है ना. चलो, एनीवे, आज के लिए इतना ही करते हैं. वी विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास. टिल देन हैव अ गुड डे.